हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं ना। और टेक्सटाइल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो मतलब उसकी कुछ मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब टेक्सटाइल हम लोगों को पढ़ना कैसे है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने जाना। और टेक्सटाइल में हम लोगों ने रेशे के बारे में जाना। रेशा कितने प्रकार के होते हैं, जो फाइबर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में समझा। उसके बाद हम लोगों ने फाइबर क्या पढ़ा, हम लोगों ने रेशम को पढ़ा। और रेशम को यानी सिल्क को हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिल्क के बारे में, कि सिल्क जो है, सिल्क क्या हमने पढ़ा था कि जो सिल्क से क्या, ये इससे राजसी वस्त्र बनाए जाते हैं ना। जो राजसी वस्त्र बनते हैं वो किससे बनते हैं, इस नाम से ये जाना जाता है, राजसी वस्त्र के नाम से जाना जाता है। और हमने क्या जाना कि जो रेशम है ये कैसा, ये प्राकृतिक जगत का, किसका, प्राकृतिक जगत का ये प्राणिज्य रेशा है। कैसा रेशा है? प्राणिज्य रेशा है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है ना। जो भी प्राकृतिक जगत के प्राणिज्य रेशे होते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन जो भी वानस्पतिक जगत के रेशे होंगे ना, जो भी वानस्पतिक रेशे होंगे प्राकृतिक जगत के, लेकिन वानस्पतिक रेशे होंगे उसमें सेलुलोज जो है वो पाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बात करते हैं, सिल्क जो है कि ये प्राकृतिक जगत का कैसा प्राणिज्य रेशा है। और इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और हमने क्या समझा था कि सिल्क जो है ये किस कीड़े से बनता है, सिल्क यानी रेशम का जो उत्पादन होता है ये किस कीड़े से होता है, उसका नाम है बॉम्बेक्स मोरी ना। इसकी बॉम्बेक्स मोरी यानी कीड़े की 4 अवस्थाएं होती हैं। एग होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि लार्वा होता है ना। तो इस तरीके से एग हो गया, लार्वा हो गया, फिर प्यूपा हो गया, फिर क्या हो गया कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मॉथ। तो ये क्या है, ये 4 मतलब इसकी जो अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं में होकर हमें क्या होता है, कीड़े की प्राप्ति होती है। रेशम के मतलब कीड़ा तब बनता है, और हम रेशम जो है वो बनता है किस अवस्था में, हमें क्या होता है, जो कोकून होते हैं उसी अवस्था में हमें क्या प्राप्त होते हैं कि एक अच्छा रेशम की प्राप्ति होती है। तो सिल्क जो है, और इसकी खोज कहाँ से हुई थी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, चीन से। और चीन की कौन सी महारानी थी, क्या चीन की जो महारानी थी उनका क्या नाम था, उन्होंने ही इसका क्या किया था, वो जब बगीचे में टहल रही थी उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो जो कौन से पेड़ से हुआ था कि सहतूत के पेड़ से, सहतूत के पेड़, इसे क्या बोलते हैं, मलबरी का पौधा भी बोलते हैं ना। तो मतलब जो बॉम्बेक्स मोरी होती है ये सहतूत की पत्तियों को बहुत अच्छे से खाती है ना। और सेरीकल्चर जो है इसी के उत्पादन के लिए, मतलब किस तरीके से सिल्क का उत्पादन होता है, कीड़े को मतलब वहाँ पर बहुत अच्छे से रखा जाता है, उनका क्या है मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनको पाला जाता है, सेरीकल्चर। तो इसके लिए सिल्क के लिए क्या होता है, सेरीकल्चर होता है। तो चीन की जो महारानी थी उनके द्वारा क्या होता है, इस कीड़े की क्या हो गई थी कि खोज की गई थी। उनके चाय पीते वक्त क्या हुआ था कि वो कीड़ा जो सहतूत के पेड़ से गिर गया था, और जब उन्होंने निकाला तो उन्होंने क्या देखा कि लार जो कीड़े के मतलब कुछ लार की तरह से दिखा, उसी से उन्होंने उस पर शोध किया, जिससे क्या उन्होंने रेशम मतलब ये जो रेशम है उसके मतलब रेशे की खोज की थी। तो सिल्क के बारे में हम लोगों ने इतना समझा, और हम लोगों ने सिल्क के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। अब आज हम लोग क्या देखेंगे कि जो सिल्क है और इस पे कौन सी परिचर्याएँ की जाती हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था कि इस पे क्या किया जाता है, कि इस पे कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, और इसमें गोंद भी पाया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, और इस पे कौन सी परिचर्याएँ की जाती हैं सिल्क पर, तो सब कुछ हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉटन के बारे में। कॉटन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, पहले हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। जैसे हम लोग सिल्क के बारे में हम लोगों ने समझा था, सेम उसी तरीके से ये भी समझते हैं कि कॉटन का भी उत्पादन जो होता है ये भी कैसा रेशा है, प्राकृतिक रेशा है ना, प्राकृतिक रेशा है। और प्राकृतिक रेशा है, लेकिन ये कैसा रेशा है, सिल्क तो प्राणिज्य जगत का था ना। तो हम लोगों ने यही तो समझा है, रेशा जो होता है एक प्राकृतिक होता है, दूसरा जो होता है ये मानव निर्मित होता है, मानव निर्मित
होता है ना। तो प्राकृतिक जगत की जो रेशे होते हैं ये प्राणिज होते हैं, प्राणिज, वानस्पतिक होते हैं, और तीसरा क्या होता है, खनिज होता है। तो हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा है कि प्राकृतिक जो रेशे होते हैं तो जो प्राकृतिक रेशा होता है ना, एक हम लोगों ने रेशे के वर्गीकरण के बारे में हम लोगों ने जब समझा था, तो प्राकृतिक रेशा और हमने क्या मानव निर्मित रेशे पढ़े। उसके बाद प्राकृतिक रेशे को 3 भागों में बांटा गया। एक प्राणिज हो गया, वानस्पतिक हो गया, खनिज हो गया। जिसमें से प्राणिज में कौन कौन से आते हैं, इसमें जो आते हैं वो कौन से रेशे होते हैं, एक ऊन होता है और दूसरा क्या होता है, रेशम होता है। जिसमें से हम लोगों ने रेशम को कंप्लीट पढ़ कर लिया है। अब वानस्पतिक की बात आती है तो वानस्पतिक में कितने होते हैं, 3 होते हैं ना। जो एक पौधा है, पौधे से 3 तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, तने से प्राप्त करते हैं ना, बीज से प्राप्त करते हैं, और किससे, पत्ती से प्राप्त करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं, हम लोग बीज पे पहुँचे हैं। इससे 2 प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं। एक क्या होता है, कापोक होता है, दूसरा क्या होता है, कपास होता है, जिसको बोलते हैं कॉटन ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि यही कपास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और इससे जो है खनिज के बारे में हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ना। तो ये क्या है, हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, कपास यानी कॉटन होता क्या है। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते कि कॉटन जो है ये प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक रेशा का क्या है, ये वानस्पतिक जगत का रेशा है। और हमने क्या कहा कि जब प्राणिज जगत की बात आएगी तो उसमें क्या प्राप्त होगा, हम लोगों को प्रोटीन प्राप्त होगा ना। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है। जो रेशे होंगे उसमें प्रोटीन मिलेगा, लेकिन यहाँ से जो रेशे प्राप्त होंगे उसमें क्या होगा, उसमें सेलुलोज प्राप्त होंगे ना। क्या प्राप्त होगा, सेलुलोज प्राप्त होगा। तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि प्राकृतिक रेशा जो होता है वो प्राकृतिक जगत कॉटन कैसा रेशा है, कपास कैसा रेशा है, ये प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक रेशा है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो वानस्पतिक जगत के ये कपास से बीज से प्राप्त होता है। इसमें क्या प्राप्त होता है, इसमें सेलुलोज की प्राप्ति होती है। तो इतना हम लोगों ने यहीं से कितने क्वेश्चन यहीं पर बन गए। तो इतना हम लोगों ने कपास के बारे में समझा। अब हम लोग देखते हैं कि कपास जो है, ये भी कह सकते हैं कि कपास कैसा फाइबर है, ये सेलुलोजिक फाइबर है, सेलुलोजिक फाइबर है। तो कपास कैसा फाइबर है, सेलुलोजिक फाइबर है। इस रेशे में कुछ की प्राप्ति बीज, पत्ते, तने से होती है, और कपास की प्राप्ति किससे होती है, बीज से होती है, बीज से होती है। कपास की प्राप्ति बीज से होती है। और इसके साक्ष्य जो है 5000 वर्ष, कितना, 5000 वर्ष पुराना, ये 5000 वर्ष पुराना है। और इसके साक्ष्य मिले हैं, 5000 वर्ष पुराने से भी ये कपास के कपड़े बनते थे। कितने हजार वर्ष, 5000 वर्ष पुराना है। और क्या बात करते हैं कि अगर बात किया जाए तो फादर ऑफ कॉटन की बात किया जाए तो वो कौन है, इंडिया है। फादर ऑफ कॉटन इंडिया है। कपास का एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि कपास का जन्मदाता कौन है, तो भारत है। और कपास का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है, देखिए ये धीरे धीरे हर टाइम पे बदलता था। पहले क्या है कि अमेरिका था, अब ऐसे से करके ये अब 2024 का डाटा देखेंगे तो सबके अनुसार ये बदलता जाता है। तो ये क्या है, फादर ऑफ कॉटन कौन है, इंडिया है। और कपड़ों के अगर राजा की बात की जाए तो हम लोगों ने इसमें सिल्क में ही पढ़ा था कि अगर सिल्क की बात नहीं है, वस्त्रों का राजा कौन है, बात किया जाए वस्त्रों का राजा कौन है, तो अगर ऑप्शन में क्या है, कॉटन और सिल्क दोनों है, तो वहाँ पर सिल्क को जो है वो हम लोग सिल्क जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में सिल्क नहीं है तो क्या कहा जाएगा, कॉटन। तो अब आगे देखते हैं, वस्त्रों की रानी को क्या बोलेंगे कि वो सिल्क है। अब इसे और किस नाम से जानते हैं, कॉटन को किस नाम से, वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं, वाइट गोल्ड
यानी सफ़ेद सोना कहा जाता है, सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास को सार्वभौमिक रेशा बोलते हैं, यानी यूनिवर्सल फाइबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए ये बहुत महंगा नहीं आता है और ये सभी जगहों पर व्याप्त है। इसको सब लोग आसानी से भी, अगर आप देखेंगे तो रेशम जो होता है वो महंगा होता है, लेकिन कपास जो होता है वो बहुत महंगा नहीं होता, तो इसको गरीब लोग भी इसको खरीद सकते हैं और जो अमीर लोग होते हैं वो तो खरीद ही सकते हैं। तो मतलब ये क्या सभी जगहों पर व्याप्त है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फाइबर यानी सार्वभौमिक रेशा इसको बोलते हैं। तो कपास को क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक रेशा यानी यूनिवर्सल फाइबर कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि हर जगहों पर ये यूज़ किया जाता है ना, क्योंकि हर जगहों पर यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो गया कि यूनिवर्सल फाइबर। देखिए हम लोगों ने क्या समझा कि कॉटन जो है, कपास जो है, ये सेलुलोज मतलब प्राकृतिक रेशा है, लेकिन प्राकृतिक जगत का ये कहाँ का वानस्पतिक से ये क्या किससे प्राप्त होता है? ये बीज से। कपास की प्राप्ति किससे होती है? वानस्पतिक रेशा है। और कपास की प्राप्ति किससे होती है? बीज से होती है। ये एक सेलुलोजिक फाइबर के नाम से इसको कह सकते हैं, इसको जानते हैं। ये इसका जो है साक्ष्य जो है 5000 वर्ष पुराना है, क्योंकि ये 5000 वर्ष पुराने से ही प्राप्त होता है। फादर ऑफ कॉटन की बात किया जाए तो फादर ऑफ कॉटन यानी कपास के जन्मदाता कौन है? तो वो क्या है? इंडिया है, यानी भारत है। वस्त्रों का राजा की बात की जाए तो अगर सिल्क ऑप्शन में नहीं होगा तो कॉटन होगा। वाइट ऑफ गोल्ड यानी सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो सफ़ेद सोना जो है वो कपास को कहा जाता है। और क्या कि कपास को और क्या कहते हैं? यूनिवर्सल फाइबर कहते हैं, यानी सार्वभौमिक रेशा बोलते हैं। और सार्वभौमिक रेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ये रेशा आसानी से हर जगहों पर मतलब इसको प्राप्त किया जा सकता है, ये हर जगहों पर यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फाइबर कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोग जानते हैं कि किचन में किस प्रकार के कपड़े यूज़ किए जाते हैं? क्या कॉटन या लिनन? तो अगर बात की जाए कॉटन और लिनन की, तो किचन में जो यूज़ करने वाले कपड़े होते हैं वो ज़्यादातर अच्छे कौन से होते हैं? लिनन के कपड़े जो है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब आगे क्या देखते हैं कि जो ये कपास है ये कैसा? ताप का सुचालक है। कपास ताप का सुचालक है ना। और क्या है कि भारत में अगर बात की जाए सबसे अच्छी ब्रांड की कपास कौन सी होती है, तो उसे क्या बोलेंगे कि कस्तूरी कॉटन। भारत में सबसे अच्छे ब्रांड की कौन सी कॉटन है? कस्तूरी। कौन सी? कस्तूरी कॉटन ना। और क्या है कि अमेरिका में जो हमने क्या देखा कि अमेरिका में जो है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा ये बात करते हैं कि मतलब इसके लिए कौन सी जलवायु चाहिए होती है, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है। तो बात करते हैं तो इसके लिए कॉटन के लिए यानी कपास के लिए ना, तो कपास के लिए या कॉटन की बात करेंगे तो इसके लिए कपास के लिए कौन सी जलवायु? उष्णकटिबंधीय। जलवायु अच्छी होती है। और मिट्टी की बात किया जाए तो इसके लिए क्षार युक्त मिट्टी ना, क्षार युक्त मिट्टी। तो क्षार युक्त मिट्टी होनी चाहिए, साथ ही कैसी मिट्टी होनी चाहिए? काली मिट्टी। काली मिट्टी होनी
चाहिए। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी जो होती है वो अच्छी होती है। और अगर बात करें तो देखिए इसकी अवधि कब तक होती है, कितने साल में ये जो है इसकी पैदावार हो सकती है या कितने साल में ये बनकर तैयार होता है। तो अवधि की बात की जाए तो अवधि इसकी 1 वर्ष तक, इसकी अवधि जो होती है वो 1 वर्ष तक होती है। लेकिन देखिए ये जो अभी इसकी अवधि है वो 1 वर्ष तक है, लेकिन लिनन की जो है वो और टाइम लगेगा। तो इसकी अवधि जो है वो 1 वर्ष है। और इसका अगर दिन के हिसाब से पूछा जाए तो 200 या 220 दिन, 200 या 220 दिन। अब कपास के पेड़ की लंबाई की बात करें तो कपास के पेड़ की लंबाई कितनी, 3 से 6 फीट, 6 फीट होती है। तब अगर जब 3 से 6 फीट हो जाती है तब क्या प्राप्त होता है, तब वो जो मतलब जो कपास होते हैं उसके फूल होते हैं तब प्राप्त होना शुरू होते हैं। तो कपास के पेड़ की लंबाई 3 से 6 फीट होती है। और देखिए ये जो मतलब ये कपास का जो ये 2021 में ये क्या डाटा था, इसका सबसे ज़्यादा जो है वो भारत है उत्पादन में, फिर क्या है चीन है। और बात की जाए तो कपास का निर्यातक जो कपास का निर्यात कहाँ होता है, कपास का निर्यातक देश, निर्यातक ये क्या है, यूएसए। तो हम लोगों ने क्या समझा, ये ताप का कपास क्या है, ताप का सुचालक है। भारत में सबसे अच्छी ब्रांड जो है कपास की वो कस्तूरी कॉटन है। और कपास जो है वो उसके लिए, कपास के लिए उसको मतलब उसकी पैदावार के लिए कौन सी जलवायु चाहिए होती है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु उसके लिए आवश्यक होती है। इसके लिए मिट्टी कैसी होती है, तो कपास के लिए मिट्टी जो होती है वो क्षार युक्त या काली मिट्टी होनी चाहिए। और अगर अवधि की बात करें तो कपास के पैदावार के लिए उसकी अवधि की बात की जाए तो 1 वर्ष तक, जब आप उसको 1 वर्ष तक उसकी पैदावार करेंगे तब 1 वर्ष में कपास जो है उसका उत्पादन होगा। और बात की जाए अगर दिन में बात करते हैं तो 200 से या 220 दिन होना चाहिए। तो कपास निर्यातक की बात की जाए तो यूएसए है। तो इतना हम लोगों ने इसके बारे में समझा। अब आगे देखते हैं कि भारत में जो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो जहाँ पर कपास की खेती की जाती है, यानी जो कॉटन की मतलब कपास की खेती की जाती है। तो भारत में गुजरात है, गुजरात, और कौन सा कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, और क्या है कि मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या होती है कि भारत में कपास की खेती की जाती है। अच्छा, अब एक बात करते हैं कि कपास का जो अनप्रस्थ काट होती है ये कैसी होती है कपास की। और ये क्वेश्चन जो है वो नेट में आया हुआ है, कपास की अनप्रस्थ काट कैसी होती है। क्वेश्चन ये था कि कपास की अनप्रस्थ काट कैसी होती है और किसी घोल में डालने के बाद मतलब अनप्रस्थ काट होती है, लेकिन वह वो किस आकार की होती है, किडनी के शेप की होती है, या आप बोल सकते हैं कान के शेप की होती है। और वह घोल में डालने पर वह किस शेप की हो जाती है, किस घोल में डाला जाता है कि उसका जो होता है वह शेप बदल जाता है। अच्छा, बात करते हैं तो कपास की, इसको क्या कपास की अनप्रस्थ काट, कपास की अनुप्रस्थ काट, कपास की अनुप्रस्थ काट जो होती है वह कैसी होती है, वह किडनी या कान के शेप की होती है, शेप की होती है। और किसमें, घोल में डालने के बाद, घोल में डालने के बाद, अब वो घोल कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ना। तो कपास को किस घोल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब घोल में डालने के बाद कपास को इस घोल में यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल में डालने के बाद वह किस शेप में हो जाता है, वह वृत्ताकार शेप का हो जाता है। और पहले कैसी थी,
ये ना इस तरीके से ये देखिए ना, पहले इस शेप की थी ना, उसके बाद जब घोल में उसको डाला गया तो यह इस शेप की हो गई, वृत्ताकार शेप की हो जाती है। ये क्या कपास के अनुप्रस्थ काट की बात थी। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि कपास जो है कि सूती कपड़ों का मिल जो है वो भारत में सबसे पहले कहाँ खोला गया। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बनते हैं। सूती कपड़ों का मिल भारत में सबसे पहले कहाँ खोला गया, कहाँ खोली गई। तो बात करते हैं 1818 में कहाँ पर, कोलकाता में खोली गई थी। तो सूती कपड़ों की मिल भारत में सबसे पहले कहाँ पर खोली गई थी, 1818 में कोलकाता में खोली गई थी। तो हम लोगों ने क्या बात किया, कपास के अनुप्रस्थ काट की बात की जो कि किडनी के शेप की होती है, उसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड घोल में डालने के बाद वह वृत्ताकार शेप की हो जाती है। और बात करते हैं कि सबसे पहले भारत में मतलब सूती मिल कारखाना कहाँ पर खोला गया था, तो ये कहाँ पर 1818 में कब, कोलकाता में जो है ये खोला गया। अच्छा, अब आगे और क्या देखते हैं कि ये इतना हम लोगों ने देखा, अब इसमें कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। अगर बात करते हैं तो ये देखिए, नोट करके इसमें लिखते हैं कि अपलैंड कपास कहाँ पर पाया जाने वाले, मतलब कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर पाए जाने वाले कपास को अपलैंड कपास बोलते हैं। अपलैंड कपास, ये मैक्सिको और USA में पाए जाने वाले कपास को अपलैंड कपास मैक्सिको और USA में पाए जाने वाले कपास को कहा जाता है। बात करते हैं समूहद्वीप कपास, जॉर्जिया के तट पर पैदा होने वाले कपास को कहते हैं, तो समूहद्वीप कपास, जॉर्जिया के तट पर पैदा होने वाले कपास को कहते हैं मिस्र कपास, ये मिस्र में पैदा होने वाले कपास को कहा जाता है, पैदा होने वाले कपास को कहा जाता है। और कौन सा, एशियाई कपास, भारत, चीन, जापान में उगाई जाने वाली कपास। कपास को कहा जाता है। तो एक बार फिर से समझिए, अपलैंड कपास की बात की जाए तो मैक्सिको और USA में पाए जाने वाले कपास को अपलैंड कपास कहते हैं। उसके बाद जॉर्जिया कपास समूहद्वीप कपास, जॉर्जिया के तट पर पैदा होने वाले कपास को समूहद्वीप कपास कहा जाता है। मिस्र कपास, मिस्र में पैदा होने वाले कपास को मिस्र कपास कहते हैं। एशियाई कपास, भारत, चीन, जापान में उगाई जाने वाली कपास एशियाई कपास के नाम से जानी जाती है। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट और भी इस तरीके से इम्पॉर्टेंट नोट करते हैं कि तो देखिए कहाँ पर कौन से कपास पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो कपास पाए जाते हैं उनका नाम अलग अलग हो जाता है, तो इसके बारे में हमने समझा। अब बात करते हैं कताई की मशीन जो होता है, कताई किसे कहते हैं, स्पिनिंग को,
स्पिनिंग, कताई की मशीन का आविष्कार। तो कताई की मशीन का आविष्कार 1764 में हारग्रीव्स ने किया था। 1764 में कब? हारग्रीव्स ने किया था ये कताई की मशीन का। और क्या है कि फ्रेम का आविष्कार, कताई के फ्रेम का आविष्कार, फ्रेम का आविष्कार 69 में आर्कराइट ने किया था कताई के फ्रेम का आविष्कार। अब म्यूल कताई का आविष्कार, म्यूल कताई का आविष्कार 1779 में क्रॉम्पटन द्वारा किया गया। और पावर लूम का आविष्कार 1785 में किसने? कार्टराइट ने किया। तो ये क्या है कि किस मशीन का आविष्कार कब किसने किया, तो इसके बारे में है कताई की मशीन का आविष्कार हारग्रीव्स ने, कताई के फ्रेम का आविष्कार आर्कराइट ने, और म्यूल कताई का आविष्कार क्रॉम्पटन ने, और क्या है कि पावर लूम का आविष्कार कार्टराइट ने किया। अब आगे क्या हम लोग देखते हैं कि कपास की विशेषताएं। और देखिए जितने भी हम लोग रेसे पढ़ेंगे ना, सारे में हम लोग ये जो है पहले हम लोग सारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कपास की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो कपास की विशेषताएं देखते हैं। और जो भी रेसे पढ़ेंगे देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये है जो मतलब सब में रहेगा कपास की विशेषताएं। और विशेषताएं दो होंगी। एक विशेषताएं क्या है? भौतिक होंगी। दूसरी विशेषताएं को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? रासायनिक ना। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या है कि इसका जो संगठन है कपास का, जो हम लोगों ने रेशम में पढ़ा था ना, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन था। लेकिन इसमें क्या रहेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मतलब संयोग से क्या मिलकर क्या होते हैं कि कपास जो होता है, या तो इसमें कपास होता है। कॉटन में बात करते हैं सेलुलोज की मात्रा कितनी होती है, तो कॉटन में सेल्यूलोज की मात्रा 90% होती है। और उसमें क्या था? फाइब्रिन और सेरेसिन था ना, ये दोनों मिलाकर कितने थे? 90% थे। किसमें? रेशम में ना। तो रेशम में फाइब्रिन और सेरेसिन थे। और इसमें क्या है? कॉटन में सेलुलोज की मात्रा क्या है कि 90% है। तो और उसमें क्या 10% क्या होती है कि इसमें 5 से 8% इसमें जो है, इसमें जल की मात्रा, इसमें जल की मात्रा कितनी होती है? 5 से 8% तक होती है ना। कितनी? 5 से 8% होती है। और बची हुई पार्ट क्या होती है? बची हुई पार्ट जो वो सब क्या होती हैं? अशुद्धियाँ होती हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि 5 से करीब 3-4% जो होती हैं सब अशुद्धियाँ होती हैं। धूल, मिट्टी के कण, ये सब चीज़ें होते हैं। यानी 90% जो होती है इसमें कॉटन में सेलुलोज की मात्रा होती है, 5 से 8% जल की मात्रा होती है, और बाकी कितनी क्या होती हैं कि अशुद्धियाँ होती हैं। इसमें जो सेल्यूलोज होता है जब वह जलता है ना, तो सेल्यूलोज जो है,
सेल्यूलोज जब जलता है तो वह जो उसकी जो गंध होती है वो कैसी होती है, कागज़ की जैसी उसकी गंध होती है। सेल्यूलोज जब जलता है तो कागज़ जैसी गंध और लौ जो होती है, लौ किसके समान, जो लौ होती है वो पीले रंग की होती है, पीले रंग की होती है ना। अब कपास की संरचना की बात करें तो देखिए अभी सारे ये भौतिक में ही लिख रहे हैं, अभी रासायनिक की बात नहीं करते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी भौतिक के है, तो यहाँ पर लिखते हैं। तो कपास जो ये भौतिक जो है इसकी संरचना, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना के निर्माण से के सहयोग से इसमें ये सब मात्रा के बनता है या इसमें पाया जाता है। कॉटन में सेलुलोज की मात्रा 90% होती है, जल की मात्रा 5 से 8% होती है। उसके बाद इसमें जल की उसके बाद बची हुई क्या पार्ट होती हैं वो अशुद्धियाँ होती हैं, और इसमें जो सेलुलोज जब जलता है तो कैसी गंध आती है, कागज़ की जैसी गंध आती है, और लौ जो होती है वह इसकी लौ जो होती है वो पीले रंग की होती है। और बात करते हैं संरचना की, तो संरचना बलखाते हुए फीते के समान होती है, बलखाते हुए फीते के समान होती है। तो इसकी संरचना बलखाते हुए किसके समान, फीते के समान होती है ना, और घुमावदार होती है। कैसी, घुमावदार होती है, घुमावदार होती है। रंग कैसा होता है कपास का, तो रंग देखिए जो सफ़ेद होता है। अब रंग की बात करें तो रंग तो जो इसका सफ़ेद होता है, लेकिन जो अगर कभी कपास जो है भूरा दिखे, कभी कभी आपको कभी कपास का रंग भूरा दिखे, अगर कभी आपको कपास का रंग जो है वो भूरा दिखे तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि इस कपास में नाइट्रोजन की उपस्थिति है। तो कभी इस सफ़ेद कपास का मतलब इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कपास का रंग भूरा दिखे तो उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति, नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। तो उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। तो हमने क्या समझा, संरचना बलखाते हुए फीते के समान होती है, घुमावदार होती है, रंग जो होता है वह सफ़ेद होता है। कभी कपास का रंग अगर भूरा दिखे तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। और क्या देखते हैं कि दिखे तो उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है, जिसके कारण भूरा कपास तब होता है जब, जिसके कारण क्या होता है, कपास का रंग भूरा होता है। लेकिन भूरा कपास तब होता है जब कपास जो होता है वह कच्ची अवस्था में होता है। भूरा कपास तब होता है जब वह कच्ची अवस्था में होता है, और परिपक्व होने पर कपास कैसा, सफ़ेद रंग का हो जाता है, सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो परिपक्व होने पर कपास कैसा हो जाता है, सफ़ेद रंग का हो जाता है, और यही कपास जो होता है यही सबसे अच्छा होता है, या इसकी जो है ये सबसे उत्तम होता है। यही कपास सबसे उत्तम होता है, सबसे उत्तम होता है।
अब हम लोगों ने क्या समझा कि कपास जो है इस सारी चीज़ें भौतिक संरचना की बात हो रही है। कपास में हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है और इसमें जो है 90% सेलुलोज पाया जाता है, 5 से 8% जो होती हैं वह जल पाया जाता है, बाकी पार्ट जो बचते हैं वो सब अशुद्धियाँ होती हैं। उसके बाद क्या सेलुलोज जो जलता है वह उसकी गंध कैसी आती है, कागज़ के समान जो जैसी गंध होती है वैसी गंध आती है। लौ की बात करें तो लौ जो होती है वो पीले रंग की होती है। संरचना की बात करें तो बलखाते हुए फीते के समान होती है, घुमावदार होती है। रंग की बात करें तो रंग जो होता है वह सफ़ेद होता है, सबसे उत्तम यही सफ़ेद कपास होता है। लेकिन कभी कभी अगर आपको ब्राउन कपास या ब्राउन कॉटन जो है कपास देखने को मिले तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि उस कपास में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण वह उसका रंग जो होता है वह ब्राउन होता है। भूरा कपास तब होता है जब कपास जो होता है वह कच्ची अवस्था में होता है। परिपक्व होने पर कपास का रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि कपास में चमक लाने के लिए कौन सी फिनिशिंग यानी कौन सी परिसज्जा की जाती है। क्या कपास में चमक लाने के लिए चमक लाने के लिए कौन सी फिनिशिंग की जाती है, मर्सराइजिंग परिसज्जा की जाती है। तो कपास में चमक लाने के लिए मर्सराइजिंग परिसज्जा करते हैं, जिससे क्या कॉटन की गंदगी निकल जाती है। जिससे क्या होगा, इससे 3 फायदे होंगे। पहला क्या होगा, कॉटन की गंदगी निकल जाएगी, कॉटन की गंदगी निकल जाती है। और क्या होगा कि जिससे क्या होती है, चमक बढ़ती है। और क्या बढ़ता है, मजबूती भी बढ़ती है। तो ये कपास जो होता है, अगर यही पूछा जाता है कि किस रेशे पर मर्सराइजिंग की परिसज्जा की जाती है, तो आप अगर ऑप्शन में क्या दे दिया जाएगा, कॉटन दे दिया जाएगा, नायलॉन दे दिया जाएगा, सिल्क दे दिया जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, किस पर किया जाता है, कपास पर यानी कॉटन कपड़े पर मर्सराइजिंग की परिसज्जा की जाती है। जो कि कॉटन क्या करता है कि जिससे कॉटन की गंदगी निकल जाती है, चमक बढ़ती है, मजबूती भी बढ़ती है। अच्छा, और बात करते हैं क्या, इतना हम लोगों ने समझा कपास में चमक लाने के लिए ये हम लोग मर्सराइजिंग परिसज्जा करते हैं। और कपास जो होता है, ये कपास किससे, सिल्क और वूल से अधिक भारी और लचीलापन कम होता है। कपास जो होता है ये सिल्क और वूल से अधिक भारी और लचीलापन कम होता है, और लचीलापन कम होता है। और ताप सहने की क्षमता किससे, लिनन के समान होती है। इसमें ताप सहने की क्षमता लिनन के समान होती है। अगर बात की जाए प्रत्यास्थता ना, तो या तो आप मान लीजिए कि बहुत कम होती है, या कह दीजिए कि बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। और कॉटन में नमी सोखने की क्षमता, कॉटन में नमी सोखने की क्षमता कितने % होती है, 7 से 8% नमी सोखने की क्षमता होती है। अगर बात किया जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे उत्तम रेशा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे उत्तम रेशा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे उत्तम रेशा है। कपास गीली अवस्था में क्या होती है कि यहाँ पर लिख लीजिए कि कपास गीली अवस्था में
अवस्था में ज़्यादा मजबूत होती है। और बात की जाए प्रकाश का, इस पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। किस पर? कपास पर। कपास पर प्रकाश का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और इसके घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व कपास का कितना है? 0.50 ना, इतना होता है, 1.50 होता है। तो ये पूरा कपास के भौतिक संरचना की बात हो गई कि कपास जो होता है ये सिल्क वूल से अधिक भारी, लेकिन लचीलापन जो होता है कपास में ये कम होता है। कितना? इन दोनों से, इन दोनों की अपेक्षा। ताप सहने की क्षमता बात करें तो ताप जो है वह लिनन के समान इसके अंदर सहने की क्षमता होती है। प्रत्यास्थता जो होती है वह बिल्कुल भी नहीं होती है। कॉटन में नमी सोखने की क्षमता 7 से 8% होती है। सबसे अच्छा रेशा जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे उत्तम रेशा कपास को या कॉटन को माना गया है। गीली अवस्था में कपास में जो होती है ये कपास जो होती है ज़्यादा मजबूत होती है। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? पूरी कपास की भौतिक संरचना के बारे में। अब हम लोग क्या देखेंगे कि रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना अगर बात करें तो इस पे जो है अम्ल का प्रभाव ना और क्षार का प्रभाव। तो जो भी सेलुलोज पर अम्ल का प्रभाव क्या पड़ता है? जो भी सेलुलोजिक रेशे होते हैं उस पर क्या होता है? अम्ल का प्रभाव क्या पड़ेगा? बुरा। क्षार का प्रभाव क्या होगा? कि अच्छा पड़ेगा ना, अच्छा पड़ेगा। और जो होता है कपास पर क्षार का प्रभाव, इसका प्रभाव क्षार का अच्छा पड़ेगा। रंग जो है यह अवशोषित नहीं करता है, रंग को अवशोषित नहीं करता है। तो रंग को अवशोषित नहीं करता है। और क्या बात करें? रंग को पक्का करने के लिए इसमें नमक और फिटकरी के घोल में इसके कपड़े को डाला जाता है। तो किसको? रंग को पक्का करने के लिए पक्का करने के लिए नमक और फिटकरी के क्या रंग को पक्का करने के लिए नमक और फिटकरी के घोल में डाला जाता है, घोल डाला जाता है। सूती कपड़े के लिए क्या सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग करते हैं। ये क्या है? ब्लीच है। सूती के कपड़े के लिए घरेलू ब्लीच ना, सूती कपड़े के लिए घरेलू ब्लीच सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और क्या है कि कपास जो होता है सूती कपड़े के लिए घरेलू ब्लीच सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और कपास पर किस पर? सूती कपड़े पर ना, सूती कपड़े पर पसीने का प्रभाव जो होता है वह बुरा पड़ता है। सूती कपड़े पर पसीने का प्रभाव बुरा पड़ता है। तो हम लोगों ने इतना समझा कि कपास के ये क्या है? ये जो रासायनिक प्रभाव हैं, रासायनिक संरचना है, उनके बारे में हम लोगों ने समझा। अच्छा, हम लोग इसमें कुछ और पॉइंट नोट करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है? कपास के छोटे तंतु को, मतलब जो कपास होता है उसके जो छोटे तंतु होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो कपास के
छोटे तंतु को क्या बोलते हैं? नाइल कहते हैं। कपास के छोटे तंतु को नाइल कहते हैं ना। और क्या कि परिपक्व कपास की ऐंठन, परिपक्व कपास की ऐंठन कितनी? 150 से 300 घुमाव इंच होता है। 300 घुमाव प्रति इंच होता है। तो इतना घुमाव प्रति इंच होता है। कपास के तंतु की लोचमयता, कपास के तंतु की लोचमयता कितना? 0.5 ग्राम डेनियर प्रति डेनियर, अर्थात कितना? 5 से 10% होती है। तंतु का तनाव सामर्थ्य, इस तंतु का तनाव सामर्थ्य कितना होता है? कितना? पाउंड प्रति वर्ग, कितना? पाउंड प्रति इंच। सामर्थ्य पाउंड प्रति इंच किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर में पाया जाता है। प्रति वर्ग मीटर में पाया जाता है। और कपास का तनाव सामर्थ्य, कितना? टेंसाइल स्ट्रेंथ 80,000 से कितना? 1 लाख पाउंड प्रति वर्ग इंच होती है। तो ये क्या है? ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें क्या है, आप एक दो बार इसको आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्या होती है? सेट हो जाएंगे। और देखिए जब भी प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे तो इसमें क्या है? क्वेश्चन जो है यहाँ सबसे क्वेश्चन जब बनेंगे तो क्या है? फिर से वो रिवाइज होते रहेंगे और वो भूलेगा नहीं आप लोगों को। कपास के छोटे तंतु को नाइल कहते हैं। परिपक्व कपास की ऐंठन कितनी होती है? 150 से क्या? देखिए जो ऐंठन होती है, जो क्या बोलते हैं? स्पिनिंग, जो घुमावदार, जो मतलब इस तरीके से हम लोग उसको ऐंठते हैं, वो कितनी होती है? 150 से 300 घुमाव इंच होता है। कपास के तंतु की लोचमयता 0.5 ग्राम डेनियर होती, अर्थात तंतु का जो है, उसके बाद क्या है? तंतु का तनाव सामर्थ्य पाउंड प्रति इंच यानी प्रति किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर में पाया जाता है। कपास का तनाव सामर्थ्य टेंसाइल स्ट्रेंथ 80,000 से कितना? 1 लाख पाउंड प्रति वर्ग इंच होती है। तो ये क्या हो गया? ये पूरा कपास के बारे में हो गया। अच्छा, अब कपास के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग एक चीज़ें हम लोगों की रह गई हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी आप कपास की खेती करेंगे ना, तो उसका हम लोगों ने क्या कहा कि जब भी कपास का उत्पादन होता है तो पूरा 1 वर्ष लग जाता है। अगर दिन की बात करें तो 200 से 220 दिन लग जाते हैं। बात करते हैं कपास के पेड़ की तो 3 से 6 फीट मतलब इसका पेड़ होता है। तो और इसका पहला कारखाना देखा जाए भारत में सबसे पहले तो कोलकाता में स्थापित किया गया और उसका किस सन में? 1818 में ना। अगर इसकी मिट्टी की बात की जाए तो क्षारयुक्त मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है और कौन सी? काली मिट्टी भी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। बात करते हैं जलवायु की तो कौन सी जलवायु इसके लिए अच्छी होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु इसके लिए अच्छी होती है। कपास के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें समझी। अच्छा, अब बात करते हैं जब आप खेती करते हैं तो सबसे पहले यह कपास को आप अगर कैसे आप उतने दूर तक मतलब अपने पेड़ से उसके
फूल को या बीज को, उसके फूल जो होता है उसको आपने तोड़ा, तो फिर कैसे कैसे इसमें प्रोसेस होता है कि आपको क्या प्राप्त होता है, एक रेशा प्राप्त होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी, तो इसको बोलते हैं कपास की खेती को सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी एकत्रित करना, यानी कोए को क्या करेंगे, जो कोए होते हैं, जो उसका मतलब आप बोल सकते हैं कपास के जो फूल होते हैं ना, जो बीज होता है उसकी जो कोए होते हैं उसको क्या करते हैं, एकत्रित करना। तो आप इसको अगर इस तरीके से लिखते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, एकत्रित करना किसको, कोए को। तो सबसे प्रथम क्या हो गया, एकत्रित करना किसको, कोए को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिनौले यानी गिनिंग मतलब बिनौले निकालना, बिनौले निकालना। उसमें से क्या करते हैं कि बिनौले को अलग कर दिया जाता है। पहले सारे कोए जो होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर उसमें से गिनिंग मतलब बिनौले को निकाला जाता है। अब आगे क्या करते हैं, छटाई करना यानी सॉर्टिंग यानी छटाई करना। अब ये सॉर्टिंग क्या होता है, छटाई करना, यानी उसमें से छाटेंगे कौन से अच्छे हैं, कौन से क्या ब्राउनिश कलर के कपास हैं, कौन से कपास मतलब अच्छे से परिपक्व हो चुके हैं, कौन से नहीं हुए हैं, कौन से खराब हो गए, मतलब ये सब चीज़ों की क्या करते हैं कि उसमें छटाई करते हैं। तो पहला हार्वेस्टिंग, दूसरा गिनिंग, तीसरा सॉर्टिंग, चौथे नंबर पे हम क्या करते हैं, बॉयलिंग। बॉयलिंग मतलब क्या होता है कि सॉर्टिंग हो गया, उसके बाद क्या हो गया कि बाइंडिंग हो गया ना, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि गांठ बांधेंगे। गांठ बांधना, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि गांठ को जो उसको छटाई कर लिए, फिर जो चीज़ें हम लोगों को मिली उसके बाद उसको पूरा बांध कर इकट्ठा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग मतलब जो गांठ बांधे हुए हैं उसे खोलेंगे और क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे यानी मिलाएंगे। तो ओपनिंग मतलब पहले क्या किए, गांठ को बांध लिए, अब गांठ बांधे हुए हैं उनको खोलकर, ओपनिंग यानी खोलेंगे ना, खोलेंगे और सभी को मिलाएंगे। तो ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, गांठ को जो है खोलेंगे और सभी को क्या करेंगे कि सभी को मिलाएंगे। अब क्या करते हैं कार्डिंग एंड डबलिंग। कार्डिंग एंड डबलिंग। कार्डिंग एंड डबलिंग यानी अशुद्धि को दूर करने के लिए क्या करेंगे कि उसकी धुनाई करेंगे। अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करेंगे, धुनाई करेंगे, धुनाई करना। उसके बाद क्या करेंगे, कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मतलब क्या होता है कि कंघी करना, कंघी करना। फिर ड्राइंग, ड्राइंग मतलब खींचना। फिर रोविंग, रोविंग मतलब क्या हो गया, ऐंठन देना, ऐंठन देना, या आप रोविंग को ट्विस्ट करना भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद ये चौथा 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद क्या हो गया कि स्लीवरिंग, बांधना इकट्ठा करना, बांधना इकट्ठा करना। उसके बाद क्या हो गया, वीविंग,
बुनाई करना। फिर क्या हो गया कि फिनिशिंग मतलब परिसज्जा। उसके बाद क्या हो गया डाइंग, फिर प्रिंटिंग। तो अब हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये चीज़ तो वीविंग, फिनिशिंग, डाइंग, प्रिंटिंग सभी में ये ऑप्शन रहना ही रहना है। ये मतलब कोई भी आप चाहे वो सिल्क पढ़ें चाहे वो वूल पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें रहेंगी, वीविंग, फिनिशिंग, डाइंग, प्रिंटिंग। अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे कि हार्वेस्टिंग करने के लिए पहले जो इकट्ठा है, जो हम लोग क्या करते हैं कोए को, सारे कोए को इकट्ठा करेंगे हार्वेस्टिंग। फिर गिनिंग यानी उसमें से क्या करेंगे जो भिनौले होते हैं उनको निकालेंगे। फिर सॉर्टिंग मतलब उनकी अशुद्धियों के हिसाब से क्या करेंगे, गुणों के आधार पर कौन से बड़े हैं कौन से छोटे रेशे हैं, मतलब कौन से गंदे हैं कौन से किसका कौन रेशे जो होते हैं वो परिपक्व हो गए हैं, उसके आधार पर क्या करेंगे हम छटाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उसके मतलब छटाई करने के बाद सारे को इकट्ठा करके हम बांध लेंगे। फिर क्या करेंगे ओपनिंग। अब जब वो बांधने के बाद क्या करेंगे उसे खोलेंगे और ब्लेंडिंग सारी मतलब ओपनिंग उसको खोलेंगे और ब्लेंड करेंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे कि कार्डिंग एंड डबलिंग, अशुद्धियों को दूर करने के लिए उस पर धुनाई की जाती है जिससे उस पर जो मिट्टी वगैरह होती है वह अच्छे से झड़ जाए या साफ़ हो जाए। फिर क्या किया जाता है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग करने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे सारे रेशे हैं उनको सब जब अशुद्धियों को दूर कर लिया गया तो सारे रेशे को क्या किया जाता है कि उसको कंघी किया जाता है जिससे वो सारे रेशे बराबर हो जाए, समतल हो जाए। आप देखिए बाल में कंघी करते होंगे ना, क्यों? क्योंकि जो उलझे हुए रहते हैं उनको सुलझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्बिंग करते हैं ना। तो वही क्या होता है कंघी करना। तो मतलब उसको क्या करेंगे कंघी करेंगे, सारे रेशे एक बराबर हो जाएं, एकदम समतल में हो जाएं। फिर क्या करेंगे ड्राइंग, उसको क्या करेंगे खींचेंगे। क्योंकि आप क्या करेंगे कि अगर आप उसको मतलब ऐसे झाड़ कर उसको छोड़ देंगे तो क्या है कि वो फिर से उलझ जाएंगे, तो उसको खींचे रहेंगे। खींचने के बाद क्या करेंगे, देखिए जैसे ये है ना, तो ये क्या है इसको आपने कॉम्ब किया ना। उसके बाद ये क्या है, उसके बाद इसको पकड़ के खींच कर आप क्या करेंगे यहाँ से ऐसे ड्राइंग मतलब खींचने के बाद उसको ऐठन देंगे। ऐठन देने का मतलब होता है कि उसको आपने इस तरीके से ट्विस्ट किया ना। जैसे ऐठन देने का मतलब ये हो गया, जैसे आप जब वो दीपक जलाते होंगे ना तो जो कॉटन होती है, रुई होती है, उसको आप लेके उसको इस तरीके से ऐसे से ट्विस्ट करते हैं ना, तो ऐठन देते हैं। तो वही क्या है कि ये जो ऐठन देंगे रोविंग यानी ऐठन देना। उसके बाद ऐठन देंगे, ऐठन देने के बाद क्या करेंगे स्लीवरिंग कि बांधना और इकट्ठा करना। सारे को क्या करेंगे कि बांधेंगे और इकट्ठा करेंगे। फिर वीविंग, फिर बुनाई करेंगे। तो क्या होगा फिर एक मतलब इस तरीके से उसको जो हम लोगों को धागा प्राप्त है फिर उसको बुनाई करेंगे, फिर फिनिशिंग करेंगे, उस पर परिसज्जा होगी, फिर डाइंग की जाती है, फिर क्या किया जाता है कि प्रिंटिंग किया जाएगा। तो ये क्या है पूरा एक प्रोसेस है और यही जो है सीरियल क्रम में इसको लगाने को आता है। यही क्या है इसी को सीरियल क्रम में लगाने को आता है। ये कैसे कैसे क्या होता है तो इसी में इस तरीके से पूछा जाता है कि अगर पूछ लिया जाए कि पहले हार्वेस्टिंग किया जाएगा कि स्लीवरिंग मतलब यहाँ पर स्लीवरिंग करते हैं, तो इस तरीके से उसमें पूछने को सीरियल क्रम में लगाने को आता है। तो जब आप लोगों के माइंड में सेट रहेगा पहले क्या है हार्वेस्टिंग, गिनिंग, सॉर्टिंग, ब्रांडिंग, फिर उसके बाद क्या है ओपनिंग, कार्डिंग, डबलिंग, कार्डिंग एंड डबलिंग, फिर कॉम्बिंग, फिर ड्राइंग, रोविंग, स्लीवरिंग, वीविंग, उसके बाद फिनिशिंग, डाइंग, प्रिंटिंग। तो कई बार आप इसको समझेंगे जब तो आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब ये क्या है कि अच्छा अब जो हम लोग कपास पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक क्वेश्चन हम लोगों से और भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि विश्व कपास दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस
कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। तो जब हम लोगों के सिलेबस में कपास के बारे में है और इतना डिटेल में है तो हम लोगों को कुछ भी छोड़ना नहीं है, कब क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। विश्व कपास दिवस जो है वो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि कपास से कुछ जो जुड़े संस्थान हैं, क्या केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ये नागपुर महाराष्ट्र में है, नागपुर महाराष्ट्र में है। और दूसरा क्या है कि कपास विश्लेषण प्रयोगशाला, कपास विश्लेषण प्रयोगशाला, ये कहाँ पर है? ये माटोंगा महाराष्ट्र में है, माटोंगा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? कि नागपुर महाराष्ट्र में। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि कपास विश्लेषण प्रयोगशाला ये माटोंगा महाराष्ट्र में है। तो ये दोनों इसके लिए है, ये किस लिए काम करते हैं कि कपास जो है इसका उत्पादन बहुत मतलब अच्छे से अच्छी क्वालिटी का उत्पादन किया जा सके और सही तरीके से कोई उसमें केमिकल ना मिलाया जाए, इस तरीके से उत्पादन किया जाए, ज़्यादा मात्रा में उसका उत्पादन हो। तो इन सब चीज़ों के लिए ये इसके लिए ये काम करती हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र और कपास विश्लेषण प्रयोगशाला माटोंगा महाराष्ट्र में। तो ये इतना हम लोगों ने देखा। तो ये क्या है? पूरा कपास के बारे में था। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ना, इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन भी करेंगे कपास से। देखिए आप लोगों को क्या इसमें समझ में आया, आप लोग खुद इसमें आप समझ पाएंगे कि हाँ ये मतलब जो है इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न सघनता वाले कपड़े का, निम्न सघनता वाले कपड़े का ना क्या बेहतर हस्त होता है, बेहतर हस्त होता है और लचीलापन होता है, लचीलापन होता है और क्या आवरण कम होता है, आवरण कम होता है और भार जो होता है वह कम होता है, भार कम होता है। तो देखिए इसमें बात क्या की गई है, निम्न सघनता वाले कपड़े का मतलब जिसमें जो है बुनाई जो है वो बहुत बारीकी से नहीं की गई हो। जब देखिए कोई बुनाई जो है ताना और बाना ना, वार्प और वेफ्ट, ये अच्छे से इस तरीके से ये खूब पास ये क्या है वार्प है, तो ये देखिए खूब करीब से इसको बुना रहेगा। आप देखते होंगे जो नेट वाले कपड़े होते हैं उनका वो दूरी पे उसमें गैप होता है, उसमें ताना और बाना की सघनता नहीं होती है, तो क्या वो कपड़े भारी नहीं होते, हल्के होते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न सघनता वाले कपड़े का क्या होता है कि भार जो होता है वो कम होता है, लेकिन अगर बहुत बारीकी से बुना हुआ रहेगा तो उसका जो है भार जो वो ज़्यादा रहेगा। तो ये क्या है कि निम्न सघनता वाले कपड़े का भार क्या होगा, वो कम होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि शरीर को ढकने के लिए ना, शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है, उपयोग में आने वाला शब्द है। तो शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के उपयोग में ना, कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है कौन सा? पहला ऑप्शन है पहनावा, दूसरा है वस्त्र, तीसरा क्या है कि ढांचा और चौथा क्या है कपड़ा।
तो शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द क्या है? वस्त्र है। क्या है? कि वस्त्र है। ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सूती कपड़ा जलता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि सूती कपड़ा जलता है। अगर ये जलेगा तो इसमें इसकी जो संरचना होगी या इसकी जो गंध होगी किस प्रकार की आएगी, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो सूती कपड़ा जो है जलता है तो उसमें से निकलती है, तो उसमें से निकलती है। क्या निकलती है? कैसी लौ? सफ़ेद लौ, सफ़ेद लौ, क्या? नीली लौ, नीली लौ, पीली लौ, पीली लौ, और क्या? कि नारंगी लौ, नारंगी लौ। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? पीली लौ निकलती है। देखिए जब रुई को जलाइए तो क्या उसमें कौन सी लौ निकलती है? पीली लौ निकलती है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तने वाला तंतु नहीं है। निम्न में से तने वाला तंतु नहीं है। क्या है? लिनन, कापोक, लिनन, कापोक, जूट, हेम्प। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? देखिए जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आए ना तो उसको बहुत ध्यान से किया करिएगा ना। तो जब भी नहीं वाला पूछा गया है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तने वाला तंतु नहीं है। कौन सा नहीं है? लिनन जो है ये भी तने वाला है। कापोक इसकी बात नहीं करेंगे अभी। जूट जो है ये भी तने का है। हेम्प जो है ये भी तने का है। जूट जो है ये किससे प्राप्त होता है? ये बीज से, सॉरी कापोक जो है ये बीज से प्राप्त होता है ना। कापोक और कपास यही दो हैं, यही दो हैं, कापोक और कपास, जो कि बीज से प्राप्त होते हैं। देखिए इसको ये क्वेश्चन बहुत बनता है, आप लोग माइंड में बहुत अच्छे से सेट कर लीजिएगा कि कपास जो है और कापोक ये दोनों बीज से प्राप्त होने वाले जो फाइबर हैं ना। आगे देखते हैं क्या कि ढाका की मलमल का निर्माण होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ढाका की मलमल का निर्माण होता है। तो ढाका की मलमल का निर्माण होता है किससे? क्या सूती कपड़े से होता है या कपास के रेशे से होता है? आप कह सकते हैं कपास के रेशे से होता है, लिनन के रेशे से, और किससे? कि सिल्क के रेशे से, नायलॉन के रेशे से, सिल्क के रेशे से, नायलॉन के रेशे से। तो आप क्या कहेंगे कि ढाका की मलमल का निर्माण किससे होता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें जो है ढाका की मलमल का निर्माण कपास के रेशे से होता है। पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब सबसे पहले भारत में सूती मिल जो है वह सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको। कब हुई थी? 1818 में ना। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कि किन देशों को विश्वव्यापी रेशा कहा गया? किन देशों को विश्वव्यापी रेशा कहा गया? तो किन रेशों को विश्वव्यापी रेशा कहा गया? वह किसको? कपास के रेशे को।
कपास के रेशे को क्या कहा गया? यूनिवर्सल फाइबर ना, क्योंकि ये सभी जगह जो है व्याप्त है और आसानी से इसका उत्पादन हो जाता है। और क्या होता है कि यह बहुत महंगा नहीं होता, ये बहुत यूज़ होने वाला रेशा है, सबसे अच्छा रेशा है। काफ़ी चीज़ें आप कह सकते हैं। किन रेशों को विश्वव्यापी रेशा या यूनिवर्सल फाइबर कहा गया? तो ये कपास के रेशे को। अब क्या होगा कि एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिंग ना, यानी कंघी करना। तो कंघी करने से तो कंघी करने से रेशों में क्या होगा? रेशे सुलझ कर क्या होंगे? सीधे व समानांतर हो जाते हैं। रेशे सुलझ कर सीधे व समानांतर हो जाते हैं। रेशे सुलझकर सीधे व समानांतर हो जाते हैं। रेशे की चमक बढ़ जाती है। रेशे की चमक बढ़ जाती है। और क्या? रेशे की पेक्टिन हट जाती है। पेक्टिन हट जाती है और कोई नहीं। तो ये क्या? देखिए, पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। तो हम लोगों ने अभी कंघी करने को यानी कॉम्बिंग को बहुत अच्छे से समझा कि उससे क्या होगा कि जब कॉम्बिंग आप कंघी करेंगे तो रेशे क्या होंगे? सुलझ जाते हैं, वो उलझते नहीं हैं और सीधे हो जाते हैं। तो ये क्या? रेशे सुलझ कर वह सीधे व समानांतर हो जाते हैं, मतलब बराबर हो जाते हैं ना। उसके बाद रेशे की चमक बढ़ जाती है। तो इसके लिए रेशे की चमक को बढ़ाने के लिए कॉटन में कौन सी परिचर्या की गई थी? मर्सराइजिंग ना, मर्सराइजिंग परिचर्या की गई थी। अच्छा, बात करते हैं रेशे की पेक्टिन हट जाती है। तो जब आप लिनन के चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि ये जो बीच में होते हैं ना, तो ये इस तरीके से ऐसे से होता है गांठ की तरह से। उसमें क्या होता है? पेक्टिन। तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ती है पेक्टिन को हटाने की, यहाँ पर नहीं। तो इसमें कोई पेक्टिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रेशे की पेक्टिन हट जाती है तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये लिनन का, अगर इसमें लिनन की बात आएगी तो इसको हम लोग ऑप्शन को समझेंगे। ये मर्सराइजिंग चमक को बढ़ाने के लिए थी और रेशे को सुलझकर सीधे और समानांतर हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है? ये जो कॉम्बिंग किया जाता है, या आप बोल सकते हैं कंघी करने से। अच्छा, एक बात और करते हैं कि हमने क्या देखा कि विश्व कपास दिवस ना मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो हमने उसको समझा। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं कि कपास जो है ये कॉटन, अगर बात की जाए कपास शब्द की या कॉटन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो कॉटन शब्द की उत्पत्ति किससे? ये देखिए, कॉटन शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? क्वाटम शब्द से हुई थी ना। और ये कॉटन शब्द जो है कैसी भाषा है? ये एक अरेबिक भाषा है। इसकी उत्पत्ति क्वाटम शब्द से हुई थी। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। बात करते हैं 2024 की, जब जो कॉटन दिवस विश्व कपास दिवस मनाया जाता है तो उसका 2024 की थीम क्या है? तो देखिए, एक बार इसको देख लेते हैं माइंड में, कब क्वेश्चन कहाँ से बन जाए कि 2024 की थीम जो है वह क्या है? 2024 की थीम क्या है? कॉटन क्या? फॉर गुड। कॉटन फॉर गुड क्या है? इसकी थीम है। तो कॉटन शब्द की उत्पत्ति क्वाटम शब्द से हुई थी और ये अरेबिक भाषा है ना। और इसकी 2024 की इसकी थीम क्या है? कॉटन फॉर गुड। तो ये हम लोगों ने समझा पूरा क्या? कॉटन के चैप्टर को। तो हम लोगों ने एक बार देखिए कॉटन को क्या हम लोगों ने समझा कि एक ऐसा प्राकृतिक रेशा है और ये प्राकृतिक रेशा है कॉटन ना। हम लोगों ने क्या समझा? कॉटन रेशा कैसा है? प्राकृतिक है। इसको बोल सकते हैं सेलुलोजिक है, जिक है। और क्या बोल सकते हैं? ये
किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। और क्या हम बोल सकते हैं कि फादर ऑफ कॉटन इंडिया है, फादर ऑफ कॉटन इंडिया है। और क्या बोल सकते हैं कि अगर बात की जाए तो ये कितने 5,000 वर्ष पुराना, इसका मतलब उसके पहले से क्या होता है, ये कॉटन जो यूज़ होता है। और क्या बोल सकते हैं, इसे सार्वभौमिक रेशा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हम लोगों ने समझा, सार्वभौमिक रेशा कहते हैं। और क्या इसकी जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी या क्षार युक्त मिट्टी, क्षार युक्त मिट्टी। और क्या बात करेंगे कि मिट्टी की बात हो, कपास के पेड़ की लंबाई 3 से 6 फीट, 3 से 6 फीट। और इसका जो है कि जो मतलब उत्पादन कब से होता है, 1 वर्ष तक, इसकी अवधि 1 वर्ष तक है, 1 वर्ष तक। अगर दिन की बात करें तो 200 से 220 दिन ना। और क्या इसमें बात करते हैं कि इसकी सबसे पहले मिल जो है वो कहाँ खोली गई थी? कोलकाता में। भारत में कहाँ खोली गई थी? कोलकाता में। कब? 1818 में। तो सबसे पहले कहाँ खोली गई थी? कोलकाता में। और 1818 में इसे वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं, वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं कि वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। और विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। इसमें 90% क्या होता है? 90% सेलुलोज होता है। बाकी 5 से 8% जो होते हैं जल होते हैं। बाकी जो बची हुई पार्ट होती हैं वो अशुद्धियाँ होती हैं। इस पर जो होता है अम्ल का प्रभाव जो होता है वह बुरा पड़ता है। और क्षार की बात करेंगे तो इस पर यहाँ पर अगर अम्ल का प्रभाव, अम्ल जो है वह बुरा पड़ेगा, क्षार जो है वह अच्छा पड़ेगा ना। पसीने का प्रभाव बुरा पड़ता है। तो क्या है कि अगर नमी सूखने की होगी तो इससे लिनन के समान होती है। तो काफ़ी चीज़ें जो हम लोगों ने ये कॉटन के बारे में पढ़ा। तो आज ये कॉटन का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डे किसी और रेशे के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है, या जो भी आप लोगों को लगे कि हाँ ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या इस तरीके से होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं कि उसमें क्या, अगर हमको उसमें समझ में आएगा तो हम कोशिश करेंगे उसको बताने की आप लोगों को। तो ये क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।